हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से 9th क्लास के बच्चों की शिकायत आ रही थी कि मैम आप हमारे लिए कुछ नहीं बना रहे हैं। तो आज मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आपके लिए मैं कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। जिन बच्चों के पास ये क्वेश्चन आंसर नोट नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर सकती हैं। मैं 1 बाय 1 इनको समझाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जैसा कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं फरवरी में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं आपको समझाने के लिए। तो आप वीडियो को देख सकते हैं, पूरा एंड तक देखें और इन क्वेश्चंस आंसर्स को आप नोट करें, इनको समझ लें तो आपको ये जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। ओके, चलते हैं हम लेसन फर्स्ट की तरफ। हमारा लेसन फर्स्ट कौन सा है? द फन दे हैड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? मार्गी wrote in her diary about the real book that Tommy had found. मार्गी ने अपनी डायरी में एक रियल बुक के बारे में लिखा जो कि टॉमी को मिली थी। अब इसमें रियल बुक क्यों कहा गया है? आपने चैप्टर में देखा होगा कि ये चैप्टर बहुत आगे आने वाली जनरेशन्स का है। तो इसमें इमेजिन किया गया है कि आगे आने वाली जनरेशन्स को ये हमारी रियल बुक जैसी किताबें आप और हम पढ़ते हैं तो वो किताबें उनको पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगी। सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगी, तो उनकी जो बुक होगी वो टैली बुक होगी, जैसे कि हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते हैं या फिर मोबाइल में देखते हैं। ठीक है ना? तो टॉमी ने कभी भी रियल बुक नहीं देखी होती है तो उसको एक रियल बुक मिलती है। ये उस दिन की बात है। What is a tally book? Tally book क्या होती है? A tally book is a book that can be read on screen. Tally book कैसी किताब है? Tally book एक ऐसी किताब है जिसको आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, जैसे कि हमारी मोबाइल की स्क्रीन होती है या कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। ओके, What kind of teachers did Margie and Tommy have? मार्गी और टॉमी के टीचर्स किस प्रकार के थे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। मार्गी और टॉमी के टीचर मैकेनिकल टीचर्स थे। मैकेनिकल टीचर्स का मतलब है यांत्रिक टीचर्स थे, या उनके टीचर्स कौन थी? एक मशीन। ठीक है, जिसको कंप्यूटर कहते हैं, वो उनके मैकेनिकल टीचर्स थे या रोबोटिक टीचर्स थे। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन, और उनकी क्या होती थी? एक लार्ज ब्लैक स्क्रीन होती थी, जैसे कि हमारे कंप्यूटर, टीवी की और मोबाइल की होती है। ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस स्क्रीन पर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उनके टीचर उसी पर क्वेश्चन पूछते थे, यानी कि स्क्रीन पर ही उनको होमवर्क दिया जाता था, क्वेश्चन पूछे जाते थे। व्हाट हैड द मैकेनिकल टीचर बीन गिविंग टू मार्गी। जो मैकेनिकल टीचर थी मार्गी की, वो मार्गी को क्या दे रही थी? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। तो मार्गी की जो मैकेनिकल टीचर थी वो भूगोल के उनको बार बार टेस्ट के बाद टेस्ट देती ही जा रही थी। What things about the book did Margie and Tommy find strange? मार्गी और टॉमी ने बुक के बारे में क्या चीज, what things मतलब कौन सी चीज उन्होंने स्ट्रेंज पाई? स्ट्रेंज का मतलब है अजीब। ओके, they found it strange that the words printed on a book stood still instead of moving the way they did on screen. आपने देखा होगा कि स्क्रीन पर, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे हम क्या कर सकते हैं? वर्ड्स को, लाइंस को कहीं से भी उठा के
कट कॉपी और पेस्ट करके हम यहाँ से वहाँ उनको मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं किसी भी वर्ड को। लेकिन प्रिंटेड बुक में ऐसा नहीं होता है। जैसा आपकी बुक है या हमारी बुक है, तो इस बुक में ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो यही बात मार्गी और टॉमी को बड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी बुक पहले कभी नहीं देखी थी। अब हम देखते हैं अपने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, उनको कर लेते हैं। ठीक है ना, ये मैंने शॉर्ट आंसर्स का वीडियो बनाया है आपके लिए। आप इनको रेडी कर लेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे पहले। हाउ ओल्ड वॉज इवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। इवलिन कितने वर्ष की थी जब वह रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक गई। ओके, व्हेन इवलिन वेंट देयर शी वॉज अराउंड 17 years old। जब इवलिन वहाँ पर गई वह लगभग 17 साल की थी। ओके, वहाँ का मतलब है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। ओके, व्हेन वॉज इवलिन्स डीफनेस नोटिस्ड। इवलिन की डीफनेस को या उसके बहरेपन को कब नोटिस किया गया, कब ध्यान दिया गया। इवलिन्स डीफनेस वॉज नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 years old। जब इवलिन 8 साल की हुई तब उसकी माँ ने उसकी डीफनेस को नोटिस किया था। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। ओके, तो इवलिन के बहरेपन को 8 वर्ष की आयु में नोटिस किया गया, उसका ध्यान दिया गया। हु हेल्प्ड इवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। इवलिन की म्यूजिक को कंटिन्यू करने में, संगीत को लगातार और अधिक सीखने में किसने मदद की। रॉन फोर्ब्स हेल्प्ड इवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। रॉन फोर्ब्स उनके एक टीचर रहते हैं जिन्होंने उसकी मदद की थी संगीत को आगे सीखने में। ओके, हाउ डिड इवलिन हियर म्यूजिक। इवलिन म्यूजिक कैसे सुनती है, संगीत कैसे सुनती है, जबकि वो तो बहरी है ना। ये क्वेश्चन है। इवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। इवलिन क्या करती है, म्यूजिक को कैसे समझती है, संगीत को, वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में या विभिन्न अंगों में जो म्यूजिक के नोट्स होते हैं उनको महसूस करती है। सेंसिंग का मतलब है उनको महसूस करना। शरीर के विभिन्न अंगों में उसको अलग सी कुछ झंझनाहट महसूस होती है, तो वो हाई नोट्स और लो नोट्स आदि के बारे में सेंस से फील करती है वह म्यूजिक को, और वह म्यूजिक सीख लेती है। तो देखा बच्चों आपने, इवलिन ने बहरी होते हुए भी इतना अच्छा म्यूजिक सीखा और उसने अपना इतना नाम किया कि आज हम उसके बारे में किताबों में पढ़ रहे हैं। तो आपके पास तो सारी सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं। आपको भी अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ना है। ठीक है ना। सारे बच्चे प्रॉमिस करेंगे मुझसे कि आगे आप याद करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। इन क्वेश्चंस में से भी जो भी आपके एग्जाम में आना है, बस जो भी आएगा आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे। प्रॉमिस कीजिए मेरे से। सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, वेरी नाइस। देखें, अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर रोक क्यों लगाई थी। औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी। औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक लगाई। बैंड माने रोक लगाई। बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। क्योंकि इसकी आवाज़ कैसी थी, कर्कश आवाज़ थी, अनप्लीजेंट थी, जो कानों को अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है ना। तो कैसी आवाज़ थी, कर्कश और कानों को अच्छी ना लगने वाली, अनप्लीजेंट। ठीक है,
ऐसी साउंड पुंगी से आती थी, इसलिए औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी अपने राज्य में। हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? एक शहनाई पुंगी से किस तरह अलग होती है? शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी। शहनाई क्या है? पुंगी का इम्प्रूव्ड वर्जन है, यानी कि उसको और अधिक विकसित किया गया है, सुधार किया गया है उसमें। इट इज अ नेचुरल हॉलो स्टेम। यह एक प्राकृतिक खोखला तना होता है, पाइप विद 7 होल्स ऑन इट्स बॉडी, जिसमें कि एक खोखले तने में नेचुरल एक खोखला तना होता है, जिसकी बॉडी पर जिस पर उस तने पर क्या होते हैं? 7 हॉल्स होते हैं, 7 छेद होते हैं, उसमें 7 छेद होते हैं, और जिससे उसके स्वर, उन छेदों को बंद करने और खोलने से उसके स्वर मधुर हो जाते हैं। तो शहनाई ऐसी होती है, हमने देखी भी है। और छोटे में जो हम बजाते थे ना पुंगी, उसमें भी जो मार्केट में आती है उसमें भी बच्चों के लिए आती है। बांसुरी आती है, इस टाइप से जैसा कि बांसुरी में होती है, उसी तरह से शहनाई में भी 7 छेद होते हैं। ओके, हाउ मैनी होल्स डज अ शहनाई हैव ऑन इट्स बॉडी? अभी अभी हमने पढ़ा था ना, शहनाई की बॉडी पर कितने छेद होते हैं, बताओ जल्दी से। वेरी नाइस, इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। इसकी जो पाइप होती है उस पर कितने होल्स होते हैं? 7 होल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। Which highest civilian award in India was conferred on बिस्मिल्लाह खान? बिस्मिल्लाह खान को किस सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया? कौन सा पुरस्कार, कौन सा अवार्ड उनको दिया गया? In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, द भारत रत्न। जो सबसे बड़ा जो भारत का पुरस्कार है वो है कौन सा है? भारत रत्न है। अवार्ड है, जो पदवी है भारत रत्न की, अवार्ड वो पदवी उनको दी गई है 2001 में। ओके, उनको ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पुरस्कार, सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो कहलाता है भारत रत्न। तो उनको अभी दिया गया है 2001 में। ओके, नेक्स्ट हमारा है लेसन नंबर 3, द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं। कौन से हैं? हु वर द पीपल इन कीजियाज फैमिली? कीजिया के फैमिली में कौन कौन रहते हैं? ये तो सभी बच्चों को पता होगा। कीजियाज फैमिली had her grandmother, mother and father। कीजिया की फैमिली में कौन कौन रहता है? ग्रैंड मदर रहती है उसकी, मतलब उसकी दादी रहती है, मदर उसकी माँ रहती है, एंड फादर और उसके पिताजी रहते हैं। ओके, इसकी स्पेलिंग ठीक से याद करना है आपको, है ना। क्वेश्चंस हम एक दिन में चाहे कितने भी कम करें या ज़्यादा करें, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हम जो भी याद करें वो विद स्पेलिंग हमें याद करना है। ठीक है ना, समझ गए सारे बच्चे? वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट गिफ्ट डिड कीजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर? कीजिया ने अपने पिताजी के लिए कौन सा गिफ्ट तैयार किया था? कीजिया मेड अ पिन कुशन एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर। कीजिया ने अपने पिताजी के लिए पिन कुशन तैयार किया था एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में, है ना। कुशन एक तकिया होता है सोफे पे टिकने वाला, वो उसने तैयार किया था। What was the little girl's fault when she appeared before her father? जब कीजिया की क्या गलती थी, या कीजिया या वो छोटी लड़की की क्या गलती थी जब उसको उसके फादर के सामने बुलाया गया?
Kezia had mistakenly torn the important papers that had her father's great speech for the Port Authority. She had stuffed them in the pincushion. कीजिया ने गलती से, मिस्टेकनली मीन्स गलती से, टॉर्न द इम्पोर्टेंट पेपर्स, वो कुछ महत्वपूर्ण कागजों को फाड़ दिया था, दैट हैड हर फादर्स ग्रेट स्पीच, वो क्या थी, उनके पिताजी की स्पीच थी, फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, जो उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए तैयार की थी, जो कि उनको बोलना थी. सी हैड स्टफ्ड देम इन द पिनकुशन, और उसने गलती से उनको फाड़ के उन कागजों को पिनकुशन के अंदर भर दिया था, क्योंकि उसको कुछ भी उसके अंदर भरने के लिए नहीं मिल रहा था, है ना, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, कीजिया को अपने फादर से या अपने पिताजी से डर क्यों लगता था. कीजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, कीजिया को अपने पिताजी से डर लगता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. स्ट्रिक्ट माने कि बिल्कुल हर चीज़ उनके टाइम पे होना चाहिए, हर रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब कुछ इस टाइप के, है ना. ही नेवर एक्सप्रेस्ड हिज लव फॉर हर, और उन्होंने कभी भी उसको प्यार भी नहीं किया था, तो इसलिए कीजिया को अपने फादर से डर लग रहा था. क्या आपको भी अपने फादर से डर लगता है? आप मुझे कमेंट करके बताएं किन बच्चों को अपने फादर से डर लगता है और किन बच्चों को नहीं लगता है. हमें अपने फादर से डरना नहीं चाहिए. यदि आप उनसे बात करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि वो आपको कितना प्यार करते हैं. सारे फादर्स एंड मदर्स अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार करती हैं, है ना. अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर. तो देखा, मैं आपको एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करवाने वाली हूँ. तो ये है लेसन नंबर 4, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, आइंस्टाइन वाला चैप्टर है. ओके, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्टर एट द पेटेंट ऑफिस. आइंस्टाइन ने अपनी डेस्क ड्रॉवर जिसमें वो सारी चीज़ें रखते थे, उसको क्या कहा था, एट द पेटेंट ऑफिस. पेटेंट ऑफिस में जो उनकी डेस्क ड्रॉवर है उसको उन्होंने क्या कहा था. मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूँ. ओके, क्या कहा था, आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस, क्या कहा उन्होंने, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. उन्होंने अपनी डेस्क ड्रॉवर को सैद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो कहा. ओके, ये मैंने आपको हिंदी में भी लिख दिया है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है तो वो इसको नोट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा. आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ बॉम्ब. आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को क्या लिखा था, किसके बारे में लिखा था, जो उन्होंने बॉम्ब बनाया था उसके जो घातक, डिस्ट्रक्टिव यानी कि जो विनाशकारी प्रभाव हैं, इफेक्ट हैं, उनके बारे में उनको बताया था. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को उनके बारे में लिखा था कि इस बॉम्ब का मैंने बनाया तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए. इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड. हाईली गिफ्टेड का मतलब है कि गॉड गिफ्ट. अपन कहते हैं ना किसी बच्चे को जो बहुत ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, तो उन पर ईश्वर की कृपा है. तो गॉड गिफ्टेड वो किस सब्जेक्ट में थे. आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स. आइंस्टाइन की
मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी। ओके, तो उनको यह कहना चाहिए हमें गॉड गिफ्ट था उनको कि उनकी मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी। इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन मच इंटरेस्टेड? आइंस्टाइन किस विषय में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, किस विषय में ज़्यादा रुचि रखते थे? आइंस्टाइन वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन को फिजिक्स में बहुत अधिक रुचि थी। ठीक है, अब आता है हमारा लेसन नंबर 5। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर। What two important decisions did the doctor? लेसन का नेम है द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर में स्टार्ट करते हैं। What two important decisions did the doctor take while he was looking in the mirror? जब डॉक्टर मिरर में यानी कि आईने में खुद को देख रहे होते हैं तो वो कौन से 2 महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते हैं? He decided to shave daily and grow a thin mustache. His second decision was that he would always keep an attractive smile on his face. वो पहला डिसीजन क्या लेते हैं? He decided to shave daily, यानी कि वो अपनी दाढ़ी है वो डेली बनाएंगे, एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, यानी कि वो पतली सी मूछें बढ़ाएंगे अपनी। ठीक है, ये जो सेकंड डिसीजन, और उनका सेकंड डिसीजन क्या था, सेकंड निर्णय क्या था उनका? दैट ही वुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। एक आकर्षक स्माइल वो हमेशा अपने फेस पर रखेंगे, ये उनका दूसरा निर्णय था। Why did the snake leave the doctor's arm? स्नेक ने डॉक्टर की आर्म को यानी कि उनकी बाहें को क्यों छोड़ दिया? उनके हाथ को। ठीक है, जिस पर वह बैठा हुआ था, सांप बैठा हुआ था, तो उसने उनके हाथ को क्यों छोड़ दिया? The snake left the doctor's arm because he saw its reflection in the mirror and was fascinated by it. The snake left the doctor's arm. जो सांप उनके हाथ पर लिपटा हुआ था उसने भी उसके हाथ को छोड़ दिया क्योंकि इट सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसने अपना ही प्रतिबिंब देख लिया था इन द मिरर यानी कि आईने में, एंड वॉज फैसिनेटेड बाय इट, और वह इससे बड़ा ही फैसिनेटेड था, उसको देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था और वह उसको देखना चाहता था, उसको बहुत ज़्यादा अम्यूजमेंट लग रहा था उसको देखना, मिरर में अपने आप को देखना। हाउ डिड द स्नेक चेंज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ? स्नेक ने किस प्रकार से राइटर का यानी कि लेखक का ओपिनियन बदल दिया खुद के बारे में? The writer was proud of being a doctor. The snake made him humble. तो राइटर को पहले अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड हो जाता है कि अरे वाह, मैं तो बहुत अधिक सुंदर हूँ और ऊपर से मैं एक डॉक्टर भी हूँ और अच्छा बैचलर हूँ, इस तरह से नहीं कहता है वो लेसन में, तो उसको प्राउड रहता है अपने आप पर। लेकिन स्नेक मेड हिम हम्बल, लेकिन जो स्नेक वाली जो घटना हो जाती है उसके साथ, उसके बाद उसका नेचर कैसा हो जाता है? हम्बल हो जाता है, वह विनम्र हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? डॉक्टर ने किस प्रकार की आवाज़ सुनी? व्हाट डिड ही थिंक इट वाज? वह उसने क्या समझा कि वह क्या था? हाउ मैनी टाइम्स डिड ही हियर इट? और कितनी बार उसने इस आवाज़ को सुना था? ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। द डॉक्टर थॉट इट वॉज द साउंड ऑफ रैट्स। डॉक्टर ने पहले क्या समझा कि वह चूहों की आवाज़ है। ही हर्ड इट 3 टाइम्स, और उसने 3 बार इन आवाज़ों को सुना। हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही एनकाउंटर्ड द स्नेक? जब डॉक्टर का पहली बार सामना हुआ, एनकाउंटर हुआ सांप से,
तो उसने किस प्रकार से रिएक्ट किया या किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी? ही नीदर जम्प्ड नॉर क्राइड, ना तो वह उछला और ना ही चिल्लाया। ही सेट ऑन द चेयर होल्डिंग हिज ब्रेथ, और वह अपनी सांस को रोकते हुए चेयर पर बैठ जाता है। हिज माइंड वॉज एक्टिव दो हिज बॉडी वॉज स्टिल, और उसका माइंड एक्टिव था, हालांकि वह चुपचाप ही उसकी बॉडी थी वो स्टिल थी, वो हिलडुल नहीं रहा था बिल्कुल, क्योंकि उसको सांप से बहुत अधिक डर लग रहा था। तो ये मैंने आपको 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर सारे रेडी करा दिए हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन और बचा है जो हम कर लेते हैं। Why could the doctor not sleep in his room? डॉक्टर अपने कमरे में क्यों नहीं सो सका? It was a hot summer night. His room had no electricity. वह कमरे में क्यों नहीं सो सका? क्योंकि यह हॉट समर नाइट थी, यानी कि गर्मियों के दिन थे और बहुत गर्मी थी उस समय। His room had no electricity. उसके रूम में बिजली भी नहीं थी, इसलिए उसको बहुत अधिक गर्मी लग रही थी, इसलिए वह नहीं सो सका। ठीक है ना? और इसका नेक्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? माई चाइल्डहुड। मैं बता ही देती हूँ इसी में सारे क्वेश्चन आंसर्स। वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस? अब्दुल कलाम का हाउस कहाँ था, उनका घर कहाँ था? अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का घर मॉस्क स्ट्रीट में था, रामेश्वरम में, मस्जिद वाली गली में था। ठीक है ना? रामेश्वरम में उसका घर था। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज? अब्दुल कलाम ने अपनी पहली कमाई कहाँ से उनको मिलती है? अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। जो पहली कमाई जो अब्दुल कलाम की होती है वो किससे होती है? न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने से। ठीक है? हाउ डिड शिवसुब्रमण्यम लेयर डू हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स? जो उनके जो टीचर होते हैं शिवसुब्रमण्यम लेयर, उन्होंने क्या किया था? डू हिज बेस्ट ब्रेक सोशल बैरियर, यानी कि जो सोशल बैरियर हैं, जो सामाजिक पाबंदियां हैं, जो सामाजिक ड्रॉबैक्स हैं, उनको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया था? शिवसुब्रमण्यम लेयर इनवाइटेड कलाम टू हैव अ मील in his house. शिवसुब्रमण्यम लायर इन्वाइटेड कलाम टू हैव अ मील इन हिज हाउस, यानी कि उन्होंने इन कुप्रथाओं को, ये जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, ये सामाजिक जो बैरियर्स थे, उनको तोड़ने के लिए अब्दुल कलाम को अपने घर पर टू हैव अ मील यानी कि खाने पर आमंत्रित किया था। Who were अब्दुल कलाम्स स्कूल फ्रेंड्स? अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त कौन कौन थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवप्रकाशन वर हिज स्कूल फ्रेंड्स। तो अब्दुल कलाम के जो दोस्त थे उनके नाम थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवप्रकाशन। ठीक है ना? What do you think दीनामणि is the name of? आपके अनुसार दीनामणि किस चीज का नाम है, क्या है? दीनामणि इज अ नेम ऑफ न्यूज़पेपर। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि दीनामणि क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है, एक सामाजिक पत्र का समाचार पत्र का नाम है। ओके। What characteristics does Kalam say he inherited
फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कलाम ने हमें क्या बताया है कि क्या चरित्र थे, क्या उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी जो कि कलाम को इनहेरिटेड की गई या उनको दी गई उनके माता पिता के द्वारा। ठीक है, ही इनहेरिटेड ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उनको क्या क्या मिली? ईमानदारी मिली, हमें एक रूपता से रहना चाहिए, दयालु होना चाहिए, सभी के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, लोगों से मेल जोल की भावना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाई, या ये सारे गुण उनके पेरेंट्स ने उनमें इंसर्ट किए, तभी वो जाके इतने बड़े व्यक्ति बन सके और देश के लिए इतना कुछ कर सके। He was self-disciplined because of his parents' exemplary life। और वह खुद ही कैसे थे? सेल्फ डिसिप्लिन्ड थे। उनमें आत्मविश्वास भरा हुआ था, और किसके कारण? क्योंकि उनके माता पिता ने उनके सामने एक उदाहरण स्वरूप उन्होंने ऐसी जीवन उनके सामने जिया कि जिसको देखकर वो स्वयं ही इतने अधिक डिसिप्लिन्ड थे और इतना अच्छा उनका नेचर और व्यवहार था। नेक्स्ट आपका चैप्टर है रीच फॉर द टॉप। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स? संतोष ने किस प्रकार से, कैसे शुरुआत की? टू क्लाइंब माउंटेन्स, माउंटेन्स को चढ़ने की। फर्स्ट शी बिगेन टू क्लाइंब हिल्स इन द विलेज। सबसे पहले उसने गांव में शुरुआत की, विलेज में, अपने विलेज से शुरुआत की। देन शी टुक एडमिशन इन उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और फिर उसने उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया, यानी कि उत्तरकाशी संस्था में, जो कि पर्वतारोहियों के लिए फेमस है, उसमें उसने एडमिशन लिया। व्हाट शोज संतोष कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट? क्या बताता है हमें कि संतोष का कंसर्न क्या था, पर्यावरण के प्रति उसकी क्या सोच रखती थी संतोष? व्हेन संतोष रिटर्न फ्रॉम द माउंट एवरेस्ट, जब संतोष माउंट एवरेस्ट से वापस आई, शी हैड कलेक्टेड 500 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। उन्होंने हिमालय से 500 kg गार्बेज, 500 किलो कचरा वहाँ से इकट्ठा किया। शी वॉन्टेड टू कीप इट क्लीन, और वह पर्वतों को साफ सुथरा रखना चाहती थी। वाई वॉज संतोष यादव सेंट टू द लोकल स्कूल? संतोष यादव को लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया? इस आंसर को हम इजी कर सकते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। शी वॉज सेंट टू द लोकल विलेज ड्यू टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। उनको लोकल विलेज स्कूल में इसलिए भेजा गया कि यह पहले से व्याप्ति है रीति रिवाज उनके परिवार में। या हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, संतोष यादव सेंट टू द, संतोष यादव वॉज सेंट करना पड़ेगा हमें, ओके, वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल बिकॉज इट वॉज द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली, क्योंकि ये उनके परिवार की परंपरा थी। ओके, व्हाट वॉज द अचीवमेंट ऑफ संतोष यादव? संतोष यादव की उपलब्धियां क्या थी? संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चोटी 2 बार उन्होंने चढ़ी, ये वो उस पर पहुंची, ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि थी। और आप जानते ही हैं कि बहुत कम लोग माउंट एवरेस्ट तक पहुंच पाते हैं, तो ये उन्होंने किया, ये बहुत गौरव की बात है। नेक्स्ट है पार्ट 2, हु इज मारिया शेरापोवा? मारिया शेरापोवा कौन थी? मारिया शेरापोवा इज अ रशियन टेनिस प्लेयर। मारिया शेरापोवा एक रशियन टेनिस प्लेयर थी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है
काठमांडू। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं, थोड़े से क्वेश्चन आंसर और बचे हैं आपके। नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। वो कौन से 2 मंदिर हैं जहाँ पर हमारे लेखक जाते हैं? द ऑथर विजिटेड द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बुद्धनाथ स्तूपा। तो जो हमारे लेखक हैं वो किस टेम्पल में जाते हैं? पशुपतिनाथ के टेम्पल में एंड बुद्ध के स्तूप में। What does Vikram Seth compare to the quills of a porcupine? पोर्कुपाइन का पंख है ना, क्विल्स का मतलब होता है पंख। विक्रम सेठ कैसे कंपेयर करते हैं, किससे तुलना करते हैं? विक्रम सेठ कंपेयर्स द 50 और 60 बैन स्कर्ट्स sticking out in all the directions from the pole of the flute seller to the porcupine's quills। अब इसमें विक्रम सेठ पोर्क्यूपाइन क्विल्स से तुलना किसकी करते हैं? जो उनके यहाँ पर जो फ्लूट सेलर आता है, जो बांसुरी बजाने वाला आता है, बांसुरी बेचने वाला आता है, तो उसके जो बांसुरी बेचने वाला जिसमें अपनी बांसुरी फंसाए होता है, तो वो कैसी होती है? उसमें बहुत सारे कांटे टाइप के दोनों चारों साइड से निकले होते हैं और उसमें उसकी बांसुरी फंसी होती है। तो वो कैसे लगते हैं? जैसे कि पोर्कुपाइन के पंख हो, है ना, उससे उनकी तुलना वो करते हैं। With whom did the author visit the 2 temples in काठमांडू? With whom माने कि किसके साथ ऑथर काठमांडू के दोनों टेम्पल्स में गए हुए थे। The author visited the 2 temples with Mr. Shah's son and his nephew। मिस्टर शाह के बेटे और उनके भतीजे के साथ हमारे जो लेखक हैं वो दोनों मंदिरों में घूमने के लिए जाते हैं। What did the 2 monkeys do? जो 2 बंदर थे वो क्या करते थे? उन्होंने क्या किया? They fought and chased one another around temples। वो आपस में लड़ते हैं और टेम्पल्स के चारों ओर एक दूसरे को वो चेज करते हैं, पीछा करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है इफ आई वर यू। यदि मैं आप होता। व्हाट वाज जेरार्ड प्रोफेशन? जेरार्ड का प्रोफेशन क्या था? गेरार्ड इज अ ड्रामेटिस्ट। जो गेरार्ड हैं वो कौन थे? एक ड्रामेटिस्ट थे, एक नाटकबाज। ठीक है। हु वॉज द इंट्रूडर इन गेरार्ड हाउस? गेरार्ड के घर में इंट्रूडर कौन था? द इंट्रूडर हु ब्रोक इनटू द गेरार्ड हाउस वॉज अ क्रिमिनल। एक अपराधी था। जो इंट्रूडर है, जो कि मिस्टर गेरार्ड के हाउस में, घर में जो घुस आता है उनके घर को, ब्रोक इनटू का मतलब है उनके घर में चोरी करने के लिए कहीं से भी घुस आता है, तो वह कौन था? वह एक अपराधी था। Why does the intruder intend to kill Gerard? गेरार्ड को इंट्रूडर ने मारने का इंटेंट था क्या उसका? क्यों था? The intruder intended to kill Gerard because he wanted to take his identity and escape capture by the pole। इंट्रूडर उसको मारना इसलिए चाहता था क्योंकि वह उसकी क्या रखना चाहता था? वह उसकी पहचान खुद लेना चाहता था और वह सब कुछ उसका कैप्चर कर लेना चाहता था। तो ये मैंने आपको क्लास 9th के सारे लेसन्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर करा दिए हैं। आगे और मैं लेकर आऊँगी आपके लिए इसी तरह के वीडियो। तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे जिनके पास ये क्वेश्चंस नहीं है उनको भी हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
like, subscribe and share.